हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ वेद प्रकाश जी का उपन्यास दूसरी क्रांति का पार्ट 7। उस समय मैंने सोचा कि क्रीमिया को सबक दे दूँ, तब उनसे मिलूँगी, लेकिन इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि एक अज्ञात इंसान की मदद से वह मेरे हाथ से निकलने में सफल हो गई। उसके बाद उनका भी कुछ पता नहीं लगा कि वे कहाँ गए। तभी रेना रुक गई। एक साथ तीनों के कान खड़े हो गए। रेना की बात बीच में ही रह गई। बाहर सड़क पर से कदमों की आहटें आ रही थी। विकास उछल पड़ा। वह जल्दी से द्वार के पास आया और कीहोल से बाहर झाँका। बाहर का दृश्य देखते ही वह उछल पड़ा। उसने साफ देखा था। गली से दो पैरों पर भागता हुआ धनुष्टंकार गुजरा। उसके हाथ में उसका प्लास्टिक का धनुष था। वह तेजी के साथ भागता हुआ गली से आगे निकल गया। तभी विकास ने देखा, धनुष्टंकार के पीछे लगभग 4 सैनिक हाथों में गन लिए भागते जा रहे थे। कुछ देर पश्चात सैनिक भी भागते हुए उस फ्लैट के आगे निकल गए। आप यहीं रहना मम्मी, तेजी के साथ पलटकर विकास बोला। धनुष्टंकार भी यहीं है और इस समय वह खतरे में है। मैं अभी आता हूँ, उसने तेजी से कहते हुए लॉक खोला। और इसके पूर्व कि रेना अथवा ब्लैक बॉय कुछ कह पाए, उसने झट बाहर जंप लगा दी। उसके बाहर निकलते ही रेना और ब्लैक बॉय दरवाजे तक आए। उन्होंने देखा कि गली से निकलते ही विकास ने सैनिकों के पीछे से गोलियां बरसा दी। पलक झपकते ही चारों सैनिक चीख कर ढेर हो गए। आगे भागता हुआ धनुष्टंकार चौंक कर पलटा। पीछे विकास को देखते ही वह चौंक पड़ा और अतिवेग से भागकर उसकी ओर आया। करीब आकर वह झट विकास के चरणों में लेट गया। मुस्कुराकर विकास उसे कदमों से उठाने के लिए झुका, परंतु जब तक वो धनुष्टंकार उसके गले में बाहें डालकर न केवल लटक चुका था, बल्कि दनादन 2-3 चुंबन भी दे डाले थे। यहाँ ठहरने का समय नहीं है, विकास संदेहात्मक स्वर में बोला। फौरन भागो। फिर कुछ देर बाद वे चारों उस गली में भागते चले गए। धनुष्टंकार ने संकेतों की भाषा में समझा दिया था कि वह उन्हें एक अच्छे ठिकाने पर ले जा सकता है, इसलिए वह सबसे आगे भाग रहा था और वे तीनों उसके पीछे थे। जल्दी ही वे सड़क पर पहुंच गए। पहले ध्यान से सड़क के दाएं बाएं देखा। सड़क किसी विधवा के मांग के भांति सूनी पड़ी थी। सबको गली के नुक्कड़ पर ही खड़ा रहने का संकेत करके धनुष्टंकार तेजी के साथ सड़क पर भागता चला गया। सब उसी को देख रहे थे। तीनों के देखते ही देखते वह एक और की लंबी झाड़ियों में विलुप्त हो गया। कुछ ही देर बाद झाड़ियों में से किसी जीप के स्टार्ट होने की आवाज़ आई और कुछ ही पलों बाद लंबी झाड़ियों में से धनुष्टंकार के होठों के बीच एक मोटा सिगार देखकर तीनों के होठों में मुस्कान दौड़ गई। उसके एक पल के लिए जीप की गति कम की। तीनों जल्दी से खुली छत की जीप में सवार हो गए। धनुष्टंकार ने बड़े अंदाज के साथ सिगार में कश लगाया और जीप एक झटके के साथ आगे बढ़ा दी। तेजी के साथ जीप सड़क पर दौड़ती चली गई। जल्दी ही जीप एक खंडहर के बाहर रुकी। उसी पल विकास की दृष्टि खंडहर के एक बाग पर पड़ी। वहाँ उसने एक काला नकाबपोश देखा था। किसी छलावे के भांति विकास ने जीप से बाहर जंप लगा दी। धनुष्टंकार, रेना और ब्लैक बॉय कुछ समझ न पाए और विकास आंधी तूफान के भांति भागता ही चला गया। बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ खंडहर के अंदर पहुंच गया। अभी वह खंडहर की एक दीवार के मोड़ पर मुड़ा ही था कि एक ठोकर उसके पीछे से लगी। वह मुंह के बल फर्श पर जाकर गिरा, लेकिन जिस तेजी के साथ वह गिरा था उससे कहीं अधिक तेजी के साथ वह उछलकर खड़ा हो गया था। सामने वही शाह नकाबपोश खड़ा था। विकास एकदम सतर्क हो गया। उसने एकदम जंप मारने का उपक्रम किया। स्यापोश ने खुद को फुर्ती के साथ बचाने की चेष्टा की, लेकिन वहाँ वह चूक गया। विकास ने जंप लगाने का केवल उपक्रम किया था, जंप लगाई नहीं थी। जैसे ही शापोश ने खुद को बचाने की चेष्टा की, विकास उस पर झपट पड़ा। अगले ही पल उसके चेहरे पर चढ़ा स्याह नकाब विकास के हाथ में झूल रहा था। तुम, अचानक विकास के मुंह से एकदम निकला। गणपत सिंह। क्यों? गणपत का क्या करोगे? गणपत सिंह अकड़कर बोला। अभी बच्चे हो, बच्चे तुम हो गणपत,
कहते कहते विकास के हाथ में उसका आलपिन आ गया। आलपिन इस समय उसकी उंगलियों के बीच नृत्य कर रहा था। देश के गद्दारों को मैं क्या सजा देता हूँ अभी तुम नहीं जानते, कहते हुए विकास ने स्टाइल के साथ आलपिन उछाल दिया। लेकिन गणपत सिंह भी पूरा शातिर था। गजब की फुर्ती दिखलाता हुआ वह खुद को हवा में उछालकर न केवल आलपिन से बच गया बल्कि एक जोरदार दुलती उसने विकास के सीने पर झड़ दी। दुलती इतनी शक्तिशाली थी कि साधारण इंसान को लगती तो निश्चित रूप से गिर पड़ता, परंतु विकास केवल लड़खड़ा कर रह गया। उसी क्षण विकास पूरी तरह चौंक उठा। गणपत ने एक झटके के साथ अपने चेहरे से फेस मास्क नोच लिया। गणपत सिंह के चेहरे का फेस मास्क उसके हाथ में झूल गया। गुरु, बराबर ही विकास के मुंह से निकल पड़ा। गुरुदेव। यस बेटे। सामने खड़ा हुआ अल्फा से मुस्कुराता हुआ बोला, यह हम हैं, बड़ी देर से तुम्हारी खोज कर रहे थे। विकास ने तुरंत झुककर श्रद्धा के साथ अल्फासे के चरण स्पर्श किए और बोला, आप यहाँ और इस रूप में? गुरु, चक्कर कुछ समझ में नहीं आया। सब समझ में आ जाएगा बेटे, अल्फासे मुस्कुराता हुआ बोला। आजकल अपना बसेरा यह खंडर ही है। धनुष टंकार तुमको मेरे ही पास ला रहा था, लेकिन इस तरह मिलने से कुछ मज़ा नहीं आता, सो सोचा कि देख लिया जाए कि चेले के हाथ वही हैं या कुछ कमज़ोर हो गए हैं। लेकिन पाया कि पहले से कुछ ज़्यादा ही मजबूत हो गए हैं। जानबूझकर तुम्हारी जीभ रुकते ही तुम्हारे सामने इस प्रकार आया मानो मुझे तुम्हारी स्थिति का ही ज्ञान नहीं है। आप भी गुरु हैं गुरु, विकास बोला। इसके पूर्व कि अल्फा से कुछ कहता, रैना, ब्लैक बॉय और धनुष टंकार वहाँ पहुँच गए। अल्फासे को देखते ही रैना के मुंह से निकला, भैया, और वह दौड़कर अल्फासे से लिपट गई। मुझे माफ़ करना रैना बहन, अल्फासे प्यार से उसके बालों में उंगलियां नचाता हुआ बोला। उस रात अंधेरे में मैं धोखा खा गया। क्रीमिया क्योंकि सफ़ेद साड़ी में थी इसलिए उसे रैना समझा, जबकि काले लिबास में होने के कारण मैं तुम्हें पहचान नहीं सका। मैंने तुम्हें रैना का कोई दुश्मन समझा और भूल से चाकू मार दिया। रैना चौंक पड़ी, एकदम बोली, वो तुम थे भैया? हाँ रैना, वो मैं ही था। अल्फा से अफसोस भरे स्वर में बोला, मैं थोड़ा सा चूक गया, वो तो मैं जानता हूँ। अल्फा से बोला, वो क्रीमिया थी, मुझे उस पर संदेह हो गया था। मैंने उससे सारे रहस्य जान लिए थे। अब सारा काम मेरी योजना के आधार पर होगा। आपको सब समझा दूंगा, मेरे साथ आओ। उसके बाद अल्फा से उन्हें खंडर के अंदर ले गया। जैसे ही वे कमरे के अंदर पहुँचे, विकास और रैना की आंखें धधक उठी। ब्लैक बॉय कभी रैना को देखता तो कभी उस युवती को जो कमरे में बैठी हुई थी। उन दोनों की सूरत आपस में बहुत मिलती थी। दोनों को देखकर यह पहचानना असंभव ही था कि कौन सी रैना है और कौन सी क्रीमिया। उसे देखते ही रैना की आंखें धधक उठी थी। वह एकदम खूनी होकर उसकी ओर बढ़ती हुई गुर्राई, तू कुतिया, इस बार मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। परंतु बीच में आ गया अल्फा से बोला, केवल जोश से काम नहीं चलेगा रैना बहन, अब हमें बुद्धिमानी से काम लेना है। हमारे विरोध में राजमहल में बैठा जेम्स बॉन्ड एक से एक सुंदर चाल चल रहा है। हमें साजिश का जवाब साजिश से ही देना होगा। हट जाओ भैया, मैं किसी भी कीमत पर इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रैना किसी शेरनी के भांति दहाड़ उठी। समझने की कोशिश करो रैना बहन, अल्फा से बोला। इसके जरिए मैं बहुत बड़ी साजिश चलाना चाहता हूँ। मैं कुछ नहीं जानती भैया, रैना भड़क उठी। मेरी बुझाएं इसके खून से होली खेलने के लिए फड़क रही है। तुम इसे क्यों मारना चाहती हो? अल्फासे ने कठोर स्वर में प्रश्न किया। हमारे इस नन्हे से देश में जो भी कुछ हुआ इसी की बदौलत हुआ। मैं यहाँ रैना बनकर आई, इसी के कारण सब कुछ हुआ। मुन्ना और गुड़िया की जान गई, इसकी वजह से। कुछ नहीं हुआ रैना बहन, अल्फा से बोला। सब कुछ जेम्स बॉन्ड की वजह से हुआ है। यह तो बाण की एक हाथ की कठपुतली मात्र है। इसका दोष केवल यह है कि इसकी सूरत तुमसे मिलती है और यह बॉन्ड की प्रेमिका है। विकास भी जैसे अंदर तक अल्फा से गुरु की चाल समझ गया। दिल तो उसका भी कर रहा था कि वह आगे बढ़े और क्रीमिया का जिस्म अपने ब्लेड से उधेड़ डाले, लेकिन उसने अपनी इस प्रबल इच्छा को दबाया, आगे बढ़ा और रैना के सामने पहुंचकर बोला, सुनो मम्मी,
जरा बुद्धि से काम लो, मामा मम्मी को समझाओ। ब्लैक बॉय, विकास और अल्फासे ने बड़ी कठिनता से रेना को समझा बुझाकर शांत किया। इस बीच क्रीमिया एकदम शांत बैठी रही। इतना अवश्य था कि रह रहकर उसके होठों पर रहस्यमय मुस्कान उठ जाती थी, बेहद रहस्यमय, मानो इन सबसे अलग वह अपनी कोई गहरी चाल चल रही थी, मानो वह अपने दिमाग से इन सबको मात देने की योजना बना रही हो। वह एक शब्द भी नहीं बोली थी। कुछ देर बाद विकास अल्फासे से बोला, अब समझाओ गुरु, आप क्या चाल चलना चाहते हो? सुनो, अल्फासे बोला, तुम्हें बता दूं कि जब से यहाँ 3 देशों की सेना ने नरसंहार फैलाया, तब से मैं खुद गणपत सिंह बनकर उनके साथ जा मिला, जबकि असली गणपत मेरी कैद में था। मैंने जेम्स बॉन्ड इत्यादि पर ऐसा शो किया जैसे मैं गणपत सिंह हूँ, और गद्दी के लालच में अभय सिंह से गद्दारी करके उनके साथ मिल गया हूँ। आज बॉन्ड ने मुझे एक विशेष कार्य सौंपा है। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं राजगद्दी प्राप्त करना चाहता हूँ तो अल्फासे की कैद से किसी भी तरह उसकी क्रीमिया को मुक्त करा कर लाऊं। वह बेचारा क्या जानता था कि जिस गणपत को वह यह कार्य सौंप रहा है वह खुद ही अल्फासे है, और यह कार्य उसके लिए कितना सरल है। इस बीच मैंने ये महसूस किया कि गणपत सिंह एक बहुत कट्टर देशभक्त है। ऐसे समय में उसे कैद में रखना उचित नहीं है। वह बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए मैं शापोश के रूप में उससे मिला और उसे बताया, मैंने नकली गणपत को गिरफ्तार कर लिया है, जो वास्तव में जबर सिंह था। अब तुम सोच सकते हो कि यह सब मैंने उससे झूठ बोला था। मैंने उसे यह भी झूठ बोला था कि मैंने नकली गणपत यानी जबर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, और अब उसे यानी असली गणपत को नकली गणपत बनाकर उसे क्रीमिया सौंपकर बॉन्ड के पास भेज रहा हूँ। आपने असली गणपत को समझा दिया है कि मैंने उसे बता दिया है कि उसे बॉन्ड के सामने ऐसा अभिनय करना है जैसे वास्तव में वह गद्दी के लालच में अभय सिंह के प्रति गद्दार हो गया है। वह सब कुछ समझ गया है। वह कहता है कि ऐसी ही एक्टिंग करेगा जैसी अब तक जबर सिंह उसके मेकअप में कर रहा था, जबकि उसके मेकअप में जबर सिंह नहीं आप थे। यह उस बेचारे को क्या पता। प्लानिंग तो एकदम ठीक है गुरु, विकास बोला। इस प्लानिंग में क्रीमिया की इतनी खास ज़रूरत नहीं है कि इस जैसी नागिन को जिंदा रखा जाए। तुम्हारा दिमाग गुम गया है लड़के, अचानक अल्फाज से गुर्रा उठा। अगर गणपत बिना क्रीमिया के वहाँ पहुँचा तो जेम्स बॉन्ड उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मानता हूँ गुरु कि आपकी योजना काफ़ी सुंदर है, विकास बोला, लेकिन आप थोड़ा सा धोखा खा रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि अगर बॉन्ड के पास पहुँचते ही ये कमीनी बदल गई और सारा प्लान उसे बता दिया तो सब कुछ चौपट हो जाएगा। अब इससे इतनी ताकत नहीं है कि अल्फासे के विरुद्ध चले। क्रीमिया को घूरता हुआ अल्फासे भयानक स्वर में गुर्रा उठा। अब इसमें इतनी ताकत नहीं है कि अल्फासे के विरुद्ध चले। क्रीमिया को घूरता हुआ अल्फासे भयानक स्वर में गुर्रा उठा। अगर इसने मेरी योजना के बाहर एक कदम भी रखा तो इसे ऐसी भयानक मौत दूंगा कि इसके फरिश्ते भी काँप उठेंगे। सुनकर क्रीमिया केवल मुस्कुरा दी, मानो अल्फासे कोई बचकानी बात कर रहा हो। माना गुरु कि आप इसे सजा देंगे, विकास ने कहा, लेकिन हमारा प्लान तो चौपट हो ही चुका होगा। फिर क्यों न खतरे से पूरी तरह तबाह ही हो लिया जाए। तुम साफ कहो, तुम क्या कहना चाहते हो? क्रीमिया, रेना, अल्फासे, ब्लैक बॉय की दृष्टि विकास पर जमी हुई थी। धनुष टंकार उन सबसे अलग अपने पौवे से शराब कंठ से नीचे उतारने में मस्त था, मानो उसके लिए ये सब व्यर्थ की बातें हों। विकास ने अल्फासे गुरु की आंखों में आंखें डालकर कहा, क्यों न मम्मी को क्रीमिया बनाकर बेच दिया जाए। सबके मस्तिष्कों को एक झटका सा लगा। धनुष टंकार ने एक झटके के साथ विकास की ओर देखा। अभी कोई कुछ कहना ही चाहता था कि अचानक क्रीमिया बोल पड़ी, क्या आप लोगों की बातों में मैं भी थोड़ा सा हस्तक्षेप कर सकती हूँ? सबका ध्यान विशेष रूप से उसकी ओर आकर्षित हुआ। अल्फासे बोला, क्या कहना चाहती हो? केवल यह कि रेना को क्रीमिया बनाकर भेजना एकदम गलत होगा। उसके इन विचित्र वाक्यों पर वहाँ उपस्थित बड़े बड़े शातिरों के दिमाग गुम गए। उसकी समझ में नहीं आया कि क्रीमिया ऐसा किस उद्देश्य से कहना चाहती है। यह बात तो उसने इस प्रकार कही थी,
मानो वह उन्हीं की एक साथी हो और इस योजना को तैयार करने में पूरी तरह उनकी मदद कर रही हो। एक पल के लिए अल्फासे ने बड़ी तीक्ष्ण दृष्टि से क्रीमिया को घूरा और बोला, गलत क्यों होगा? इसलिए कि रेना को देखते ही जेम्स बॉन्ड उसे बाहों में भर लेगा और बिस्तर चटाक। तभी विकास का एक जन्नता हुआ हाथ उसके गाल पर पड़ा। लाख संभालने की कोशिश करती हुई भी क्रीमिया फर्श पर जा गिरी। विकास ने बड़ी बेरहमी के साथ उसके बाल पकड़े और ऊपर उठाता हुआ बड़े ही खूनी स्वर में गुर्राया, आगे अगर एक लफ्ज भी कहा कुतिया तो जबान काट डालूंगा। क्रीमिया केवल करा कर रह गई। विकास के चेहरे पर इस समय ऐसी दरिंदगी उभर आई थी कि अल्फासे, ब्लैक बॉय और रेना तक काँप कर रह गए, जबकि धनुष्टंकार तेजी के साथ अपनी डायरी पर कुछ लिखने में व्यस्त था। बहुत जल्दी उसने डायरी पर लिखकर विकास को थमा दिया। एक पल उसने जलते नेत्रों से उसे देखा, फिर कुछ सोचकर पड़ा। बात सही है गुरुदेव, यह नागिन ठीक कहती है। यह जेम्स बॉन्ड की पक्की प्रेमिका है। मैंने खुद इन दोनों को आपस में सहवास करते देखा है। वह रेना को क्रीमिया समझकर बस इसके आगे धनुष्टंकार ने कुछ नहीं लिखा था, इतना लिखकर आगे डॉट डॉट के निशान गड़ा दिए थे। बात इसी में पूरी थी। विकास की समझ में आ गई। उसने क्रीमिया को छोड़ दिया। आगे बढ़कर अल्फासे ने क्रीमिया के बाल पकड़े और एक झटके के साथ उसका चेहरा ऊपर उठाकर गुर्राया, माना कि बात तुमने सही कही है, लेकिन कहा क्यों है? तुम रेना बहन के पक्ष में इतनी क्यों हो? बड़ी ढीठता के साथ मुस्कुराई क्रीमिया। बोली, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ। मैं केवल जेम्स बॉन्ड से प्रेम करती हूँ और हर समय उसके साथ रहना चाहती हूँ। मुझे इस बात की चिंता नहीं थी कि वह रेना के साथ क्या करेगा, बल्कि इस बात की चिंता थी कि मेरा क्या होगा, क्योंकि मैं यह जानती थी कि अगर तुम लोगों के दिमाग में रेना को क्रीमिया बनाकर भेजने की बात आ गई तो मेरा क्या होगा। तुम लोगों के लिए फिर मेरा कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। तुम में से प्रत्येक इंसान मेरे खून का प्यासा है। अगर मेरा महत्व समझते होते तो तुम मुझे मार डालते। मैं जानती हूँ कि मैं अगर तुम लोगों के बीच जिंदा हूँ तो केवल इसलिए कि मेरे बिना तुम लोगों की चाल कामयाब नहीं हो सकती, वरना तुम सबके दिल में मेरे खून से होली खेलने की तमन्ना है। तुम लोग मेरा महत्व समाप्त होते ही मुझे मार डालते और मैं अंतिम बार अपने प्यारे बॉन्ड को देख नहीं पाती। लेकिन अब मुझे मालूम है कि तुम लोग मुझे मारोगे नहीं, क्योंकि मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकोगे। तुम्हें मुझे जिंदा रखना ही होगा और बॉन्ड के पास भेजना होगा। क्रीमिया के इस प्रकार साफ बात करने पर तो विकास, अल्फासे और ब्लैक बॉय जैसे शातिरों के दिमाग चकरा गए। क्रीमिया ने जो कुछ कहा था वह एकदम सच था। वास्तव में अगर क्रीमिया की जगह रेना को भेजते तो निश्चित रूप से क्रीमिया को मार डालते। एक बात को तो क्रीमिया ने सबको चकरा दिया। ऐसा लगने लगा जैसे क्रीमिया उन सबसे अधिक बुद्धिमान हो। अल्फासे ने गुर्राते स्वर में कहा, माना लड़की कि तुम एक अच्छा दिमाग रखती हो, लेकिन लगता है कि तुम बॉन्ड के प्रेम में पागल हो। यह बात तुम अच्छी तरह समझ लेना कि अगर तुम बॉन्ड के प्रेम में डूबकर मेरी चाल के जरा भी विरुद्ध चली तो जान से मार डालूंगा। जबकि जेम्स बॉन्ड का प्यार मैं जिंदा रहकर ही पा सकती हूँ। बड़े रहस्यमय ढंग से मुस्कुराती हुई क्रीमिया बोली। क्या मतलब? उसकी उटपटांग बात पर अल्फासे फिर उलट गया। मतलब यहाँ कि मैं हमेशा किसी भी प्रकार बॉन्ड का प्यार पाना चाहती हूँ। वह प्यार मुझे मौत से ज़्यादा प्यारा है। अगर मैं प्लान के खिलाफ चली तो तुम मुझे मार डालोगे। इस हालत में मैं बॉन्ड से प्यार पाने में वंचित रह जाऊंगी। प्यार पाने के लिए आवश्यक है कि मैं जिंदा रहूं, और जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है कि मैं तुम्हारे प्लान पे काम करूं। कहकर वह चुप हो गई। अल्फासे कुछ देर तक बड़ी कड़ी दृष्टि से उसे घूरता रहा। क्या देख रहे हो? वह मुस्कुराकर बोली। देख रहा हूँ तुम बात को किस ढंग से घुमा फिरा कर कहती हो। अल्फासे उसे घूरता हुआ बोला। तुमने कहा तो वही है जो मैं कहलवाना चाहता हूँ, यानी तुम मेरे प्लान के मुताबिक कार्य करोगी, लेकिन मरने के डर से नहीं, बल्कि जेम्स बॉन्ड का प्यार पाने के लिए। कारण चाहे कुछ भी रहे अल्फासे भैया, क्रीमिया ने कहा, लेकिन आपका उद्देश्य तो पूरा होगा ही। न जाने क्यों
अल्फासे को ऐसा लगा इस लड़की से वह अधिक देर तक दिमाग नहीं खपा सकता। उसके बात करने का ढंग ही बड़ा विचित्र सा था। अंत में उसने यह तय कर लिया कि वह असली गणपत सिंह के साथ क्रीमिया को बॉन्ड के पास भेजेगा। इस प्रकार उसके दल में गणपत सिंह उसका जासूस होगा। यह दूसरी बात थी कि तैयार होते समय क्रीमिया के होठों पर ऐसी मुस्कान थी मानो वह अपनी ज़बरदस्त चाल चलने में कामयाब हो गई हो। सबके दिमाग में क्रीमिया को लेकर एक विचित्र सी उलझन थी। एक जीप के जरिए गुलशनगढ़ की समूची राजधानी में यह घोषणा कर दी गई थी कि भानु प्रताप कैद से भाग गया है। जो उसे गिरफ्तार करवाएगा उसे 10,000 रुपये पुरस्कार के रूप में सरकारी खजाने से दिए जाएंगे और अगर किसी भी व्यक्ति ने उसे पनाह देने की चेष्टा की तो उसे सरेआम गोली मार दी जाएगी। गुलशनगढ़ के निवासी अपने अपने घरों में डरे डरे और सहमे सहमे से छुपे पड़े हुए थे। किसी बहन का भाई इन दरिंदों के नरसंहार का शिकार हो गया था तो किसी भाई के सामने उसकी बहन की अस्मत से खेला गया था। किसी की मांग में सिंदूर की जगह खाक उड़ रही थी तो किसी मासूम लड़की के पिता खून से लथपथ उसके सामने पड़े थे। किसी का सारा परिवार ही मौत से गले मिल चुका था। नरसंहार के बाद का दृश्य जितना विभत्स हो गया था उससे कहीं अधिक ही था। नरसंहार के बाद का दृश्य जितना विभत्स हो सकता था उससे कहीं अधिक ही था। घरों में छुपे हुए शेष नागरिक इस घोषणा को सुन रहे थे। घोषणा में यह भी कहा था कि गुलशनगढ़ पर अब नए सम्राट का शासन है। यह घोषणा भी कर दी गई थी कि क्रूर शासक अभय सिंह का तख्ता पलटने के लिए नए शासकों ने जो शक्ति की वह विजयी होने के लिए अत्यंत आवश्यक थी। उस शक्ति में अगर कोई निर्दोष नागरिक मारा गया हो तो नई सरकार उसके लिए अफसोस प्रकट करती है। अमर शहीदों में उनका नाम भी शामिल करती है। नई सरकार निर्दोष परिवारों को उनके हर्जाने देने के लिए तैयार है। घोषणा में यह भी कहा गया था कि अब गुलशनगढ़ पर पूरी तरह नया शासन है, लेकिन यह शासन अभय सिंह के शासन की तरह अत्याचारी नहीं बल्कि गुलशनगढ़ की जनता के पक्ष में है। आम जनता के लिए भय की कोई बात नहीं है। वे अपने देश में खुलकर घूम सकते हैं, बाजार खोले जा सकते हैं, प्रत्येक कार्य साधारण दिनचर्या के बाती हो सकता है। यह भी कहा गया था कि अभय सिंह के खानदान के कुछ गुस्ताख लोग अब भी इस नए शासन को उखाड़ने के स्वप्न देख रहे हैं, परंतु वे अपने नापाक इरादों में कभी कामयाब नहीं हो सकते। नई सरकार केवल उनकी दुश्मन है, गुलशनगढ़ की साधारण जनता की नहीं। नई सरकार की कैद में उन्हीं लोगों में से एक यानी भानु प्रताप कैद से भाग गया है। उसे पनाह देने वाले को मौत, गिरफ्तार करने वाले को 10,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। यह घोषणा अपने घरों में दुबके गुलशनगढ़ के निवासियों ने सुनी। यह सुनकर उन्हें आराम सा मिल गया था कि अब साधारण जनता को बाहर निकलने में कोई डर नहीं है, लेकिन फिर भी कोई इतना साहस नहीं कर पा रहा था। सभी अपने अपने घरों के छज्जों, दरवाजे, खिड़कियां इत्यादि से बाहर सड़क पर देख रहे थे। इस घोषणा पर कोई बाहर निकले तो वे भी निकले, लेकिन सबको सड़क सूनी ही दिखाई दी। सब एक दूसरे का इंतजार कर रहे थे और उधर भानु प्रताप बना फुचिंग खुद को एक खंडर में छिपाए हुए था। वह बड़ी सफलता के साथ भानु प्रताप का अभिनय कर रहा था। उसने भानु को काफ़ी देखा और समझा था, इसलिए उसे भानु की एक्टिंग करने में किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं हो रहा था। इस समय वह खंडर में ठीक इस प्रकार छुपा था मानो वह वास्तव में भागा हुआ हो और सैनिकों द्वारा पकड़ लिए जाने का खतरा हो, जबकि वास्तविकता यह थी कि इस खंडर के चारों ओर उसके साथियों की अनेक गनें उसकी रक्षा कर रही थी। कोई भी इंसान अगर खंडर में आकर भानु अर्थात फुचिंग से मिलेगा तो वह अनेक आँखों की दृष्टि में समा चुका होगा। पहरा बेहद सुंदर था। चिड़िया का एक बच्चा भी उन नज़रों से छुपकर खंडर में प्रविष्ट नहीं हो सकता था। फुचिंग किसी भागे हुए क्रांतिकारी के भांति एक गर्दयुक्त कमरे के फर्श पर बैठा था, मानो वास्तव में वह अपना आगे का कोई प्लान तैयार कर रहा हो। अचानक कमरे में हल्की सी गर गर की आवाज़ हुई। फुर्ती के साथ फुचिंग अपने स्थान से खड़ा हो गया। पलक झपकते ही उसके हाथ में रिवॉल्वर आ गया। खंडर के उस कमरे का फर्श अपने स्थान से हट चुका था। फुचिंग झपट कर
एक कोने में हो गया। तभी उस रिक्त स्थान में से लोहे की सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ फुचिंग का सबसे बड़ा दुश्मन प्रकट हुआ, विकास। लंबा, तगड़ा, बेहद खूबसूरत, मासूम, परंतु फुचिंग जानता था कि वह कितना बड़ा जल्लाद है। फुचिंग को याद आया किस तरह बेरहमी के साथ इस दरिंदे ने उसकी दोनों आंखें फोड़ दी थी, कितना मारा था उसे। सब कुछ एक ही क्षण में फुचिंग के सामने गुम गया। उसके दिल में प्रतिशोध की ज्वाला दहकी, दिमाग काबू से बाहर होने लगा। उंगली का दबाव ट्रिगर पर बढ़ गया, परंतु तभी उसके मस्तिष्क को एक झटका लगा। उसे इस प्रकार जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, इस तरह तो सारा प्लान ही चौपट हो जाएगा। उसने खुद को संभाल लिया। उसके ऊपर आते ही वह भालू की आवाज़ में एकदम बोला, अरे विकास, विकास बेटे, प्रणाम नाना जी। विकास ने कहा और श्रद्धा के साथ भानु प्रताप के चरण स्पर्श कर लिए। लड़के की इस हरकत पर तो फुचिंग का कलेजा बलिया उछलने लगा। विकास जैसा खतरनाक लड़का उसके पांव छुए और उससे अधिक गर्व की बात उसके लिए क्या हो सकती थी। बेटे, उसने भी पूरी एक्टिंग की और उठाकर विकास को सीने से लगा लिया। इस प्रकार कुछ देर मिलने के पश्चात फुचिंग ने कहा, सब ठीक तो है ना विकास बेटे, रहना अभय निर्भय, सब ठीक है ना? सब ठीक है नाना जी। विकास बोला, हमने बड़ी कठिनता से पता लगाया कि आप यहाँ हैं। हमें कुछ ऐसा महसूस होता है नाना जी कि विरोधियों को भी आपके यहाँ होने का संदेह है, क्योंकि इस खंडर के चारों ओर विदेशियों की आंखें लगी हुई है। हो सकता है बेटे, पुचिंग ने कहा, ये लोग बड़े जालिम हैं, इसलिए मैं आपको लेने इस गुप्त रास्ते से आया हूँ। विकास बोला, अब वे लोग खंडर की निगरानी करते ही रह जाएंगे, हम नीचे बिछी सुरंगों के जरिए कहीं के कहीं पार हो जाएंगे। विकास के इस वाक्य पर काँप उठा फुचिंग। वह समझ गया था कि अब उसका कोई भी साथी उसकी सहायता के लिए उसके पीछे नहीं आ सकेगा, परंतु फुचिंग भी इन परिस्थितियों से घबराने वाला नहीं था। वह खुद को परिस्थितियों के अनुसार डालना भली भांति जानता था। वह एकदम बोला, तब तो यह समय यहाँ बातें करने का नहीं है बेटे, जल्दी चलो। उसके बाद वे दोनों लोहे की सीढ़ियों पर होते हुए खंडर के नीचे सुरंग में पहुँच गए। जैसे ही उन्होंने सीढ़ी के सबसे नीचे डंडे पर पैर रखा, खंडर के कमरे के फर्श का स्थान अपनी जगह फिक्स हो गया। सुरंग में गुप्त अंधेरा छा गया। विकास ने अपनी जेब से एक टॉर्च निकालकर रोशन कर दी। उसके प्रकाश में वे दोनों साथ साथ सुरंग में से गुजरने लगे। नीचे सुरंगों का जाल बिछा हुआ था। पुचिंग बड़े ध्यान से सुरंग का निरीक्षण करता हुआ विकास के साथ आगे बढ़ रहा था। सुरंगों की भूल भुलैया में पुचिंग इस प्रकार उलझ गया था, उसे रास्ता तक पता नहीं रहा। एक तो यूं ही सुरंगों का जाल बड़ा पेचीदा था, उस पर अंधेरे के कारण यह अनुमान लगाना भी कठिन हो रहा था कि वे कौन कौन से रास्तों से गुजर रहे थे। यूं ही घुमाता हुआ विकास पुचिंग को सुरंग के एक और बने कमरे में ले गया। इस बीच पुचिंग विकास को जेम्स बॉन्ड की कैद से अपने भागने की एक गड़ी गड़ाई एडवेंचर से भरपूर कहानी सुना रहा था। उस कमरे में पहुंचते पहुंचते पुचिंग अपनी कहानी के अनुसार भागता भागता उस खंडर तक पहुंच गया था जहां से विकास उसे लाया था। कमरे में पहुंचते ही विकास ने लाइटर जलाया और उसी कमरे में एक पत्थर पर रखा हुआ एक लैंप रोशन कर दिया। पत्थरों को तराश कर बनाए गए कमरे में क्षीण सा पीला प्रकाश फैल गया। भानु प्रताप और विकास ने एक दूसरे को देखा। भानु प्रताप बने पुचिंग ने कहा, ये तुम मुझे कहाँ ले आए? अभी बताता हूँ, कहते हुए विकास ने पत्थर पर रखे एक लैंप को थोड़ा सा घुमा दिया। उसके घुमाते ही कमरे की एक दीवार में आदमकद अलमारी के बराबर रिक्त स्थान बन गया। उसे देखते ही पुचिंग चौंक पड़ा। अलमारी में एक इंसानी आकृति खड़ी थी। उस आकृति के सारे बदन पर स्याह लिबास था और हाथों में सफ़ेद दस्ताने और चेहरे पर दूध जैसे सफ़ेद कपड़े का नकाब। पुचिंग पहचान गया था कि यह वही व्यक्ति है जो विकास के साथ मिलकर उसकी जबरदस्ती की और जेम्स बॉन्ड की उपस्थिति में अभयसी को ले गया था। उसे देखते ही पुचिंग चौंक पड़ा, एकदम बोला, कौन है विकास बेटे? यह हमारे देश का शहीद है नाना जी, विकास ने बताया। नाना अभयसी को बचाने के चक्कर में यह शहीद हो गया। विदेशी कुत्तों ने देश के इस दीवाने का सारा जिस्म गोलियों से छलनी कर दिया। आप देख रहे हैं ना,
कितनी गोलियां लगी हैं। लेकिन यह देशभक्त है कौन? यह हमारे परिवार का ही एक आदमी है, कहता हुआ विकास उसकी ओर बढ़ा तथा उसने उसका दूध जैसा सफ़ेद नकाब उलट दिया। नकाब उलटते ही बानू बना फुचिंग इस बुरी तरह से उछला मानो अचानक उसके संपूर्ण जिस्म पर बिच्छू रेंग रहे हों। वह हैरत में रह गया। ये फुचिंग के मुंह से एकदम निकला और बेहद गजब की फुर्ती का परिचय देते हुए उसने एक झटके के साथ अपना रिवॉल्वर निकाल लिया और गरजा, अब तुम्हें जिंदा दाएं। उसकी आवाज़ को कमरे में गूंजने वाले एक फायर की आवाज़ ने बंद कर दिया। गोली सीधी फुचिंग के रिवॉल्वर पर लगी थी। एक झटके के साथ रिवॉल्वर उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा था। तेजी के साथ फुचिंग उधर पलटा। सामने सुनहरे कपड़ों में लिपटा हुआ नकाबपोश खड़ा था। उसके सीने पर लिखा था क्रांति का देवता। उसके दाएं हाथ में एक रिवॉल्वर था जिसकी नाल से अब भी धुएं की लकीर निकल रही थी। तभी पीछे से विकास बोला, फुचिंग बेटे, विकास को धोखा देने के लिए तुम्हारे और जेम्स पार्ट के पास पर्याप्त दिमाग नहीं है। अलमारी में खड़े हुए उस मृत शरीर को देखो। देश के लिए उसने अपनी जान कुर्बान कर दी और तुम उसी का मेकअप करके हमें धोखा देना चाहते थे। फुचिंग समझ गया था कि वह बुरी तरह इन लोगों के फंदे में फंस गया है। वास्तव में स्याह लिबास और सफ़ेद नकाब के पीछे छुपा चेहरा भानु प्रताप सिंह का ही था। उसने एक तरफ सुनहरा नकाबपोश था और दूसरी तरफ सबसे बड़ा दुश्मन विकास था। उसकी ओर बढ़ता हुआ विकास खूनी स्वर में गुर्राया। जब जेम्स बॉन्ड की तरफ से यह घोषणा की गई कि भानु प्रताप उसकी कैद से भाग गया है तो हम उसी समय समझ गए थे कि यह तुम्हारी कोई चाल है, क्योंकि इस नकाब में छुपे हुए मेरे नाना को मेरे सामने ही गोलियों से छलनी किया गया था। इनके मरने के बाद जब अपने हाथ से मैंने इनका नकाब उठाया तो मेरे दिल को एक गुस्सा सा लगा। चीनी कुत्ते, मैं इनसे एक बात भी नहीं कर पाया और यह मेरी तथा देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। तुमने अथवा बॉन्ड ने अपनी तरफ से काफ़ी सुंदर चाल चली थी, परंतु तुम क्या जानते थे कि भानु प्रताप ने विकास की आंखों के सामने दम तोड़ा है। हम शुरू से जानते थे कि ये तुम्हारी चाल है और तुम खुद ही अपनी चाल में फंस गए। तुमसे पुराने हिसाब भी चुकाने हैं। अच्छा हुआ कि इनका मेकअप करके तुम यहाँ आए। देश का यह प्यारा शहीद मरते मरते भी तुम्हें मेरे हवाले कर गया। सुनकर काँप उठा फुचिंग। विकास के जल्लादी रूप की कल्पना मात्र से ही वह सियर उठा। विकास, एकाएक सुनहरे नकाबपोश वाला बोला, मुझे जरा जल्दी है, तुम अपना काम संभालना, मैं चलता हूँ। कहते हुए सुनहरे नकाबपोश वाले ने रिवॉल्वर जेब में रख लिया। फुचिंग का दिमाग बड़ी तेजी से कार्य कर रहा था। आप जा सकते हैं, विकास ने कहा। अकेले में हम जरा प्यार की बातें अच्छी तरह कर लेंगे। ओके, सुनहरे नकाबपोश ने कहा। इसके साथ इंसाफ करना। इसके साथ तो हर बार इंसाफ करता रहा हूँ, विकास ने बड़ी खूंखार नज़रों से फुचिंग को घूरते हुए कहा। फुचिंग का दिमाग बड़ी तेजी के साथ काम कर रहा था, लेकिन उस समय उसका दिल धक से रह गया जब सुनहरा नकाबपोश जाता जाता उस कमरे के सारे दरवाजे बंद कर गया। उसने पलटकर विकास को देखा और काँप उठा फुचिंग। आओ, अब तुम्हारे काम का समय आ गया है, गणपत सिंह के सामने खड़े शाहपोश के रूप में अल्फासे ने कहा। अब तुम्हें क्रीमिया को लेकर जेम्स बॉन्ड के पास जाना है। मैं एकदम तैयार हूँ, कहता हुआ गणपत झटके के साथ खड़ा हो गया। जो मैंने तुम्हें बताया था वह तो अच्छी तरह याद है ना? उसने पूछा। तुम चिंता मत करो, गणपत बोला, मैं बिल्कुल ऐसा ही अभिनय करूँगा जैसा अब तक नकली जबर सिंह कर रहा था। जेम्स बॉन्ड का बाप भी नहीं पहचान पाएगा कि गणपत सिंह बदल गया है। वेरी गुड, अल्फासे ने कहा, मेरे साथ आओ। कहता हुआ अल्फासे उसे कमरे से बाहर ले गया। अभी तक वह उस खंडर के नीचे बिछी सुरंगों के जाल में बने एक कमरे में कैद था। कुछ देर तक वे एक टार्च के प्रकाश की मदद से सुरंगों के जाल में घूमते रहे। फिर कमरे के सामने पहुंचकर अल्फासे ठिठक गया। उसने एक गुप्त बटन दबाया। पत्थर की दीवार में रास्ता बन गया। वे दोनों उसी में दाखिल हो गए। अंदर लैंप रोशन था।
वहीं एक पत्थर पर क्रीमिया बैठी हुई थी। उन्हें देखते ही वह खड़ी हो गई। क्रीमिया को देखते ही गणपत के चेहरे पर कठोरता उभर आई। उसके दिमाग में आया कि यही तो है वो नागिन जो नकली राजकुमारी बनकर बॉन्ड के साथ यहाँ आई थी। उसका दिल चाहा कि इस नागिन को वह कुचल दे, लेकिन तभी गणपत के दिमाग में आया कि यह संभव नहीं है। अभी तो क्रीमिया के जरिए वे एक गहरी साजिश करने के लिए सोच रहे हैं। देखो क्रीमिया, उसके सामने पहुंचकर अल्फा से बोला, ये तुम्हारे सामने असली गणपत खड़ा है। ये तुम्हें लेकर वहां जाएगा। एक बार फिर बता दूं कि अगर तुम्हारा एक भी कदम मेरी योजना से बाहर निकला तो मेरा नाम अल्फा से है। ऐसी मौत मारता हूँ कि मौत भी पनाह मांगने लगती है। मुस्कुरा दी क्रीमिया। बोली, बार बार ये सब कहने से क्या लाभ। उसने क्रीमिया को यह भी कह दिया था कि अगर उसने कभी गणपत को यह बताने की चेष्टा की कि नकली गणपत बनकर अभी तक अल्फा से काम कर रहा था और उस काले नकाब के पीछे छुपा हुआ चेहरा भी अल्फा से का ही है, तो वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसके बाद सारा काम अल्फा से की प्लानिंग के अनुसार हुआ। गणपत और क्रीमिया की हालत ऐसी कर दी गई मानो वे बुरी तरह लड़कर थक चुके हों और दोनों बड़ी कठिनाई से भागकर जान बचाने में सफल हुए हों। और दोनों को नकाब में छुपे अल्फा से ने वह सब सौंप दिया जो खुद गणपत सिंह के रूप में यहाँ तक लाया था। इस घटना के 45 मिनट पश्चात ही मिस्टर बॉन्ड कहाँ है, जो इमारत अल्फा से ने उसे बताई थी, उसी के द्वार पर खड़े सैनिक से गणपत सिंह ने प्रश्न किया। सैनिक ने एक बार ऊपर से नीचे तक उसकी बेरंग हालत देखी और साथ ही क्रीमिया को देखा। वह जिसे सब कुछ समझ गया, एकदम बोला, वो अपने कक्ष में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। थैंक यू कहकर वह क्रीमिया को साथ लेता हुआ इमारत में प्रविष्ट हुआ। नकाबपोश ने उसे बता दिया था कि जेम्स बॉन्ड का कक्ष कौन सा है। यहाँ का पैदाइशी निवासी और मंत्री होने के बूते पर इस इमारत की भौगोलिक स्थिति से वह पहले से ही परिचित था। दड़दड़ाता हुआ वह सीधा जेम्स बॉन्ड के कमरे में पहुंच गया। जेम्स बॉन्ड सामने बैठा हुआ अपने शराब के गिलास में सोडा मिला रहा था। हाय बॉन्ड, क्रीमिया दरवाजे से भागती हुई बॉन्ड की ओर झपटी। चौंक पड़ा बॉन्ड। वह पलटता हुआ एकदम बोला, हेलो क्रीमिया। बेधड़क भागती हुई क्रीमिया उसके करीब पहुंची और जेम्स बॉन्ड ने भी बाहें फैलाकर झटके से उसे अपने चौड़े सीने में समेट लिया। क्रीमिया तो जैसे जेम्स बॉन्ड के प्रेम में जन्म से दीवानी थी। कुछ क्षणों तक वह उसी से लिपटी रही और फिर उसने अपना चेहरा बॉन्ड की छाती से निकालकर ऊपर उठाया।